जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 80। आज के लेक्चर में हम अपना रिमेनिंग पोर्शन में से, हमारे रिमेनिंग ऑडिट में से जो सबसे अहम चैप्टर है, रिमेनिंग में से कह रहा हूँ, रिमेनिंग में से वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट्स में अगर आप देखें तो ICAP एग्जामिनर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी वो तकरीबन हर दूसरे क्वेश्चंस के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जोड़ देता है। रिक्वायरमेंट उसकी क्या है? वो ये कह रहा है कि देखें, एज ऑडिटर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट एरियाज हैं, तो हमारा स्टूडेंट इस काबिल होना चाहिए कि उसे पता हो कि किस एरिया में कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, यानी किस एरिया को कैसे वेरीफाई करना है, इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करना है, फिक्स एसेट्स को कैसे वेरीफाई करना है। आप खुद सोचें, पूरा ऑडिट पढ़ लिया आपने, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी पता है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी आपको पता है, इसके अलावा सब्सिक्वेंट इवेंट्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिलेटेड पार्टीज, एनालिटिकल प्रोसीजर सब पता। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि फाइनेंस इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के कौन से एरिया को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो बताइए कुछ ऑडिट पढ़े का फायदा है? कोई फायदा। असल चीज यही है जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर। और प्रैक्टिस में भी एज ट्रेनी स्टूडेंट आपका जो 70% से ज्यादा टाइम होगा ना फॉर्म में, वो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए गुजरेगा। इसीलिए ICAP ये चाहता है कि हमारे स्टूडेंट को पता हो कि किस एरिया में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको मैं और शेयर करता हूं कि एक होता है प्रोसीजर बेस्ड ऑडिट, एक होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट। ये बहुत अहम चीज, कंसेप्ट बिल्ड करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। प्रोसीजर बेस्ड ऑडिट क्या है? सेल्स को वेरीफाई करते हैं हम, उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर भी परफॉर्म होंगे। क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल, क्या हर क्लाइंट पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे सेल्स को वेरीफाई करने के लिए, या ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेंगे? यानी जिस क्लाइंट में सेल्स में रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर, और जिस पे कम है कम प्रोसीजर। एग्री करते हैं? अच्छा, अब आखिरी कंसेप्ट जो आपने समझ लिया तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चंस और रिक्वायरमेंट्स को समझने के काबिल हो जाएंगे। लास्ट कंसेप्ट क्या है? अच्छा, अभी आपने ये कहा कि सर हम प्रोसीजर बेस्ड ऑडिट नहीं करेंगे, रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे। रिस्क बेस्ड ऑडिट का मतलब है जिस एरिया में रिस्क ज्यादा वहां पे प्रोसीजर ज्यादा, जिस एरिया में रिस्क कम वहां पे प्रोसीजर कम, यानी पहले रिस्क असेस करेंगे फिर प्रोसीजर। इसका मतलब है हमारे प्रोसीजर डिपेंड करेंगे रिस्क पे, हमारे प्रोसीजर डिपेंड करेंगे रिस्क पे। अच्छा, अगर हम फिक्स एसेट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें रिस्क है, तो हम हर असर्शन पे अपने प्रोसीजर, फिक्स एसेट की हर असर्शन पे अपने प्रोसीजर ज्यादा कर देंगे, या जिस असर्शन में रिस्क है? ये कंसेप्ट, ये ICAP चाह रहा है कि आपको इस कंसेप्ट का नॉलेज हो कि जब हम कहते हैं ना कि रिस्क बढ़ गया, तो असल में रिस्क एरिया पे नहीं, एरिया पे तो बढ़ता है लेकिन उस एरिया की हर असर्शन पे नहीं बढ़ रहा होता, वो किसी स्पेसिफिक असर्शन पे बढ़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्क असेस करेंगे एट असर्शन लेवल, एरिया लेवल नहीं। रिस्क असेस किया जाता है एट असर्शन लेवल, और प्रोसीजर भी बताए जाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट असर्शन। एट असर्शन लेवल का मतलब क्या है? रिस्क एट असर्शन लेवल या प्रोसीजर एट असर्शन लेवल का मतलब क्या है कि जब कभी रिस्क असेस किया जाएगा किसी भी एरिया में, तो ऐसे नहीं कहा जाए टेक्निकली। आज तक हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, डेटर्स में रिस्क इंक्रीज हो गया, डेटर्स पे प्रोसीजर बढ़ा दिए जाएंगे। आज एक स्टेप आगे चले हैं और बस यहां पे खत्म। मजीद इस कंसेप्ट के ऊपर, रिस्क और प्रोसीजर के ऊपर मजीद कोई कंसेप्ट नहीं होगा। आज क्या हमने एक कंसेप्ट, एक स्टेप आगे सीखा कि जब हम कहते हैं डेटर्स पे प्रोसीजर रिस्क ज्यादा प्रोसीजर, ये कहना गलत है। हमें क्या कहना चाहिए? डेटर्स में किस असर्शन में रिस्क ज्यादा है और उस असर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर ज्यादा करने हैं। भाई बात समझ आ रही है? इसका मतलब यह हुआ आपको एग्जाम में, केस स्टडी में बहुत कम चांस है कि वो ये कहे डेटर्स के प्रोसीजर बताओ, बहुत कम चांस है। ज्यादा चांस क्या है? वो कहेगा डेटर्स में ये रिस्क है, इसके प्रोसीजर बताओ। क्रेडिटर में ये रिस्क है, इसके प्रोसीजर बताओ। जैसे अब मैं आपसे एक उसका केस स्टडी का क्वेश्चन है, वो सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूं। केस स्टडी में उसने पूछा
पिछले साल की निस्बत आपने इस साल जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, आपको पता चला क्रेडिटर्स बहुत कम हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स बहुत कम हैं। रिस्क असेस कीजिए इसमें। अब एक स्टूडेंट ने कहा रिस्क है कि क्रेडिटर्स में गड़बड़ है, क्रेडिटर्स में भी मिसस्टेटेड, इसे नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम प्रैक्टिस में रिस्क असेसमेंट करते हैं एट असर्शन लेवल। आपको सिर्फ ये नहीं बोलना कि क्रेडिटर में रिस्क ज्यादा है, बल्कि आपको बताना है क्रेडिटर की किस असर्शन में रिस्क ज्यादा है। बताइए कौन सी असर्शन में रिस्क ज्यादा है? कंप्लीटनेस। शाबाश। कि क्रेडिटर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए। शाबाश। एक और क्वेश्चन। अच्छा, अब इसका मतलब है अब पार्ट 2 में क्या पूछेगा आपसे? प्रोसीजर बताओ टू एड्रेस दीज रिस्क। अच्छा, ये नहीं कहेगा प्रोसीजर बताइए, स्टेट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर, ये नहीं बताएगा। ये बताएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ऊपर रिस्क पार्ट 1 में कंप्लीटनेस का है। क्या कहेगा? स्टेट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबव। स्टेट प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबव। तो आपने रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है एट असर्शन लेवल और प्रोसीजर्स भी बताने हैं एट असर्शन लेवल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये 2 चैप्टर्स हैं जिनको हम समझ ले तकरीबन इकट्ठा ही पढ़ेंगे। एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक है रिस्क असेसमेंट। इकट्ठा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंड ऑन रिस्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंड ऑन रिस्क, लेकिन इसमें ज्यादा अहम जो है ना वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक है। ठीक है, सब्सटेंटिव। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर के स्टार्ट में पेज के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि हमने, छोटा छोटा लिख लेंगे बाद में, जगह नहीं। रिस्क, हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे एट असर्शन लेवल। वी शैल आइडेंटिफाई रिस्क एट असर्शन लेवल एंड वी शैल परफॉर्म प्रोसीजर्स एट असर्शन लेवल। हम रिस्क भी असर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसीजर्स भी असर्शन लेवल पे परफॉर्म करेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगले क्वेश्चन में उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल आपने डेटर्स में भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बहुत बढ़ गए हैं, डेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए। रिस्क अक्रस की डेटर का एरिया, अक्रस की दर्शन कहां से आ गई? ये है रिस्क एट असर्शन लेवल। इसका अक्रस मेरे भाई डेटर की रेलिवेंट असर्शन नहीं है। चैप्टर 3 का कंसेप्ट बोल। अब देखें, चैप्टर 3 का असर्शन वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वरना आप रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। चैप्टर 3 का असर्शन वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, वरना रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये हुआ, पहले सोच ले हम, पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स ज्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ डेटर से अमाउंट कलेक्ट नहीं हो रही, तभी तो ज्यादा हैं, ज्यादा है। या ये भी रिस्क हो सकता है कि फेक डेटर्स हो, ये भी रिस्क हो, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, फेक डेटर रिकॉर्ड करना ना ज्यादा रिस्की है। नॉर्मली क्लाइंट प्रैक्टिस में ये फेक डेटर रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि क्या करता है, जेन्युइन डेटर है इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेगा क्लाइंट। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे देयर इज रिस्क इन डेटर्स। कौन सी सेशन पे? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन पे। क्यों वैल्यूएशन एलोकेशन पे रिस्क क्यों है? क्योंकि डेटर्स पुराने हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पैसे कलेक्शन नहीं उनसे हो रही, इनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए जो क्लाइंट ने नहीं की हुई, इसलिए तो पिछले साल की नस्ल साल डेटर्स बहुत ज्यादा है। तब जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या वो सारे डेटर्स के होंगे, डेटर्स के सारे एरिया के होंगे, कि जो वही होंगे इस सिचुएशन में जो वैल्यूएशन एंड एलोकेशन से रिलेट करेंगे। क्लियर? तो आज हम क्या बताया, इन 2 एग्जांपल से आपको कंसेप्ट क्या समझाने की कोशिश की कि आज के लेक्चर में हम अपना आखिरी सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे अहम चैप्टर, रिमेनिंग पोर्शन में सबसे अहम चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अगले 6-7 दिन अगर आपने अटेंटिवली रोज का काम रोज करते रहे, रोज का काम रोज करते, क्योंकि इसमें याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और याद उसी सिचुएशन में कर सकेंगे जब रोज का काम रोज कर रहे होंगे, तो फिर ऑडिट आपकी ग्रिप में है। फिर आखिरी महीने अगर कोई और चैप्टर रह भी गया है ना, कोई और टॉपिक रह भी गया, आप आखिरी महीने इंशाल्लाह उसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये वो चैप्टर है जो अगर आपने इसको अभी साथ साथ ना किया, आखिरी महीने में ये तैयार नहीं होगा। इसलिए बाकी जो चीजें आपकी पेंडिंग है, लेक्चर, टॉपिक, केस स्टडीज, उनको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर लें। अब से ऑनवर्ड आपने प्रायोरिटी पे ये जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट 10 और 11 है रिस्क असेसमेंट। ये आपने प्रायोरिटी पे करना है। इसमें होगा क्या, डेली बेसिस के ऊपर हम एक दो एरियाज डिस्कस करेंगे और इनके प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे और आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम पास पेपर के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से एग्जाम में वो कैसे क्वेश्चन टेस्ट करेगा। क्लियर हुई ये बात, समझ आई? चलिए अच्छा, अभी ये तो खैर मैंने इंट्रो दिया, अभी मैंने कोई कंसेप्ट नहीं आपको ऑफिशियली समझाया, सिर्फ आपको बताया कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन में सबसे अहम है रिस्क असेसमेंट है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं नॉर्मल। अच्छा, अब आज का लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, हमारा रिवीजन इन मटेरियलिटी का कंसेप्ट रह गया था, ठीक है। अच्छा, हमने एग्री किया था ना कि हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखा करेंगे। तो आज की जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, आज की जो हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी, इसमें हम चैप्टर 9 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर 10 के जो आज की असाइनमेंट है इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका बर्डन कम हो जाए। जो क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे वो फिर आपको घर जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना? चलिए, तो असल में जो आप मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटा दे रहे होंगे ना, वो असल में आपको होम असाइनमेंट आपकी सेव करवा देगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो पहले चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें एक कंसेप्ट हमने मटेरियलिटी के कंसेप्ट में क्या स्टडी किया, मटेरियलिटी की डेफिनेशन। क्या हमें मटेरियलिटी की डेफिनेशन याद है? क्या हमें ये याद है कि मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है? क्वांटिटेटिव बेसिस पे और क्वालिटेटिव बेसिस पे। खास तौर पे क्वालिटेटिव बेसिस की एग्जांपल्स याद है हमें? शाबाश। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज करें तो इंडिविजुअली तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई नहीं होगी, लेकिन इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल बन जाएगी। हमने एक एग्जांपल से किया था। तो इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके कहीं मटेरियल ना बन जाए, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, डेफिनेशन समझ आ गई हमें। उसके 2 पैराग्राफ थे, जब कभी डिफाइन करने को कहे तो दोनों प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन समझा हमने एक पहले वाला था, जो दूसरा वाला पैराग्राफ था मैंने आपसे कहा था हटा गया। अच्छा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में कंसेप्ट था मटेरियल ओवरऑल मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है, वो हमने देख लिया, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है, ये कंसेप्ट था। ये एंड में मैं समझाने लगा था, आपने कहा नहीं सर अब बस हो गई। अब तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है, उसने कहा ये एक मैथमेटिकल एलोकेशन नहीं है, ये आर्टिकल के जजमेंट पे डिपेंड करता है। और जजमेंट किस पे डिपेंड करती है? रिस्क पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ऑडिट। यानी अगर किसी एरिया में पिछले साल ज्यादा मिसस्टेटमेंट थी, इस साल उस एरिया का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगा? कम होगा। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर पिछले साल मिस स्टेटमेंट कम थी, इस साल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इन करंट ईयर। हो सकता है पिछले साल का ऑडिट हमने ना किया हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर पिछले साल का ऑडिट नहीं किया तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या हम डिटरमिन नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बेस पे। जो एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैसे डिटरमिन होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चेंजेस इन बिजनेस, ठीक है, ये सर्कमस्टेंसेस है। और एंगेजमेंट इसका मतलब ऑडिट रिस्क है। ओवरऑल अगर आपको लगे कि यार ये वाली एंगेजमेंट ज्यादा रिस्की है, जैसे आपको बताया था कुछ बिजनेस ज्यादा, बैंक का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस ज्यादा रिस्की है, तो नॉर्मली बैंक्स में या इंश्योरेंस में ऑडिट करते हुए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नॉर्मली कम रखते हैं। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है, क्लियर हो गया? फिर था एक कंसेप्ट रिवीजन इन मटेरियलिटी। क्या एक दफा मटेरियलिटी डिटरमिन हो जाए रिवाइज हो सकती है? कब रिवाइज होगी? अच्छा, इसका असूल सुन ले। असूल क्या है? जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे मटेरियलिटी डिटरमिन हुई, अगर वो इंफॉर्मेशन रिवाइज हो जाए तो मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। जैसे
क्या मटेरियलिटी डिटरमिन करते हुए हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी को कंसीडर किया कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नॉट फॉर प्रॉफिट? ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए, हमें शुरू में लगे ये हॉस्पिटल, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट के दौरान में कुछ वाउचर चेक किया तो पता चला ये तो बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो क्या मटेरियलिटी रिवाइज नहीं हो जानी चाहिए? पहले हमने रखी हुई थी 1% टोटल एसेट्स, अब क्या करते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट। तो अगर वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे मटेरियलिटी डिटरमिन की वो रिवाइज हो जाए, मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। अगली एग्जांपल सुने, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी ही थी, 5% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, अगर प्रॉफिट ही सब्सटेंशियली चेंज हो जाए, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आई जिनकी वजह से प्रॉफिट की फिगर सब्सटेंशियली चेंज हो गई, तो जो मटेरियलिटी उस प्रॉफिट पे बेस कर रही है, क्या वो फिगर भी चेंज नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। ठीक, इसके अलावा क्या, अगर रिस्क रिवाइज हो जाए, रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है ना, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब पता क्या है? रिस्क हाई मटेरियलिटी लो, ठीक है, और रिस्क कम तो हाई। ये बोथ वे में काम करता है। आगे चल के शायद मे बी सीफएफ लेवल पे आप कुछ कंसेप्ट में ये पढ़ें कि जिस तरह रिस्क बढ़ने से मटेरियलिटी कम हो जाती है ना, उसी तरह मटेरियलिटी कम होने से रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बोथ वे में काम कर, यानी इसमें दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर रिस्क बढ़ जाए, मटेरियलिटी इनवर्स रिलेशनशिप रिवाइज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है। रिवीजन इन रिस्क बता दिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी बता दिया, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंस, ये कि प्रॉफिट चेंज हो जाए, और फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग ऑडिट, फॉर एग्जांपल डिसीजन टू डिस्पोज अ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस। जाहिर है एक मेजर पोर्शन बिजनेस का डिस्पोज करेंगे तो इससे भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट हो जाएंगी। जैसे अगर आपने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल एसेट डिस्पोज कर दिया और मटेरियलिटी टोटल एसेट्स पे बेस कर रही थी अगर, तो आपकी मटेरियलिटी रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, तो एग्री करते हैं कि मटेरियलिटी एक दफा डिटरमिन हो जाए बाद में रिवाइज हो सकती है? अगला क्वेश्चन, अगर मटेरियलिटी रिवाइज हो जाए हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मटेरियलिटी रिवाइज हो गई, मटेरियल रिस्क रिवाइज हो जाएगा और प्रोसीजर भी रिवाइज हो जाएंगे और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। भाई ओवरऑल मटेरियलिटी रिवाइज तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उससे लिंक्ड है ना, वो भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें दो बातें नोट करना। एक बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अजीब सी बात है, क्या? ऊपर वाले हिस्से में हमने ये पढ़ा रिस्क रिवाइज होगा तो मटेरियलिटी रिवाइज हो जाएगी, और नीचे वाले में क्या पढ़े हैं? मटेरियलिटी रिवाइज होगी। असल में वो डिपेंड करता है कि किसी दूसरे फैक्टर की वजह से अगर मटेरियलिटी रिवाइज हुई हो ना तो फिर रिस्क रिवाइज होता है। एक चीज में रखिएगा, रिस्क का वर्ड दोनों जगह पे आ रहा है। रिस्क का वर्ड उन फैक्टर्स में भी आ रहा है जिनकी वजह से मटेरियलिटी रिवाइज होती है, और रिस्क का वर्ड उन आगे इफेक्ट्स में भी आ रहा है कि मटेरियलिटी रिवाइज होने से जिन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछे मैनेजमेंट ने मटेरियलिटी इंक्रीज कर दी, क्या कर दी? इसका इफेक्ट बताइए आपके ऑडिट पे क्या होगा? अच्छा, अब उसने चूंकि अगर वो वर्ड यूज करता ना जनरल वर्ड कि मटेरियलिटी चेंज हो गई, हम भी जनरल वर्ड बताते हैं, रिस्क चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, प्रोसीजर रिवाइज हो जाएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन जब उसने स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लिया ना कि मटेरियलिटी इंक्रीज हो गई, बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा? मटेरियलिटी इंक्रीज, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बढ़ जाएगी, और हमारे प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। यानी पहले ओवरऑल मटेरियलिटी का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे इफेक्ट बता दें, फिर रिस्क और प्रोसीजर पे बता दें। फिर से बताइए, अगर क्वेश्चन में कहे ओवरऑल मटेरियलिटी रिड्यूस हो गई तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी? वो भी रिड्यूस हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा और प्रोसीजर बढ़ जाए। अगर क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज करें ना, सॉल्यूशन में भी इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट सीखे चैप्टर 9 के। एक सीखा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है, वो हमें पता चला प्रीवियस मिस स्टेटमेंट से या एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, जो उस एरिया में है जिस एरिया की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं। और फिर हमने क्या सीखा? रिवीजन इन मटेरियलिटी। ठीक है, कि रिवीजन इन मटेरियलिटी किन रीजंस की वजह से मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है, और दूसरी चीज क्या सीखी है?
अगर मटेरियलिटी रिवाइज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारे आर्ट पे। ठीक है जी, ये चैप्टर 9 क्लोज हो गया। चैप्टर 9 हमारा क्लोज हो, लेकिन इसकी असाइनमेंट की डिस्कशन होगी हमारे सेकेंड लेक्चर में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये 6-7 दिन जो है ना, आपने डेली काम करना है। मैंने इतना जोर, हल्का फुल्का जोर लगाता रहता हूं पहले भी, आप इतना जोर इससे पहले इस चीज में नहीं दिया होगा कि रोज का काम रोज करें। इस चैप्टर में जरूरी है, इस चैप्टर में जरूरी, और आपने साथ ही साथ इसको याद भी करते रहना है। आज याद ना करें, आज सिर्फ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। कल याद कैसे करना है, आज सुनो। आप पढ़ें, समझें, केस स्टडी सॉल्व करें। पढ़ें, समझें, केस स्टडी और क्वेश्चन सॉल्व करें। याद आज ना करें, याद फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे याद करना। ठीक है, नहीं देख के करेंगे, लेकिन क्या देख के करना है, ये किताब को देख के नहीं, वो मैं बताऊं। अब सुन लीजिए, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पहले तो अपना माइंड फ्रेश कर लें, प्रीवियस चैप्टर के कर लें, कोई नहीं 30 सेकंड आपके पास है, ताकि चैप्टर 10 स्टडी करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे सेकंड वाली क्लास में इंशाल्लाह। सेकंड बिरयानी जो सेकंड लेक्चर, जो प्रैक्टिस लेक्चर होगा हमारा, वो YouTube पे कोई 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 4:30-5 बजे के दरमियान में उम्मीद है अपलोड हो जाएगा। चलिए जी, तैयार हो जाइए। अब टॉपिक स्टडी करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एरियाज को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत से एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैलेंस शीट से शुरू करें, आईकैप के ज्यादा फेवरेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बैलेंस शीट वाले एरियाज हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाले एरियाज खास तौर पे फोकस करते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मली बैलेंस शीट में कौन कौन से एरियाज होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, क्रेडिटर्स, अक्रूड लायबिलिटीज, प्री पेमेंट्स, इक्विटी। फिर इसके बाद अगर इनकम स्टेटमेंट पे आए, सेल्स, परचेजेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम वगैरह। ठीक, डेप्रिसिएशन, शाबाश, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, हमारे सिलेबस में इन सारे एरियाज के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं। अच्छा, कुछ एडवांस एरियाज भी हैं, उनके प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे डेफर्ड टैक्स, जैसे फाइनेंस लीज, हाँ, जैसे सस्पेंस अकाउंट। ये एडवांस कुछ एरियाज हैं, उनके प्रोसीजर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जिन एरियाज के हैं वो रूटीन के होते हैं, जो आपको तकरीबन हर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते हैं। पेरोल भी है, पेरोल के भी प्रोसीजर। आईकैप चाहता क्या है, पहले आईकैप का ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईकैप क्वेश्चंस कैसे टेस्ट करता है इस चैप्टर में से, ताकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, अगर क्लियर हो ना जहन में कि आईकैप पूछेगा कैसे, तो तैयारी करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाता है, फोकस्ड होकर हम तैयारी करते हैं। आईकैप चाहता यह है कि जब आप ये पेपर पास करें तो आप इस काबिल हों कि आपको प्रैक्टिस में कोई भी एरिया या उसकी कोई असर्शन बता दी जाए, कोई भी एरिया या उसकी कोई असर्शन बता दी जाए तो आप इस काबिल हों कि उसके प्रोसीजर बता सके। ये आईकैप की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि जब कभी आपको कोई भी एरिया या उसके प्रोसीजर बताए जाएं, सॉरी उसकी असर्शन बताई जाए, तो आप इस काबिल हों उसके प्रोसीजर बता दें। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये सुन ले, ये सुन। एग्जाम में ये सारी डिस्कशन जब करने जा रहा हूं ना, यह लर्निंग ऑब्जेक्टिव 0 है, उसमें लिखी हुई है 0 मतलब टिप बताइए ना, आपको टिप बताइए, लेकिन पहले बताना जरूरी है ताकि आप इसको सामने रखते हुए अगले सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बढ़े। आईकैप या तो इस चैप्टर में से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करेगा
या केस स्टडी टेस्ट करेगा। ठीक, 20% चांस है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करेगा, 80% चांस है केस स्टडी टेस्ट करेगा। पहले रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करेगा तो अगला डिसीजन उसका ये होगा कि क्या मैं पूरे का पूरा एरिया टेस्ट करूं या कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। 5% चांस है कि वो पूरे का पूरा एरिया टेस्ट करेगा, 95% चांस है रिसेंट ट्रेंड के मुताबिक कि वो पूरे का पूरा एरिया चेक नहीं करेगा, वो पार्ट ऑफ द एरिया चेक करेगा। जैसे आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर बता दो, फिक्स एसेट को कैसे वेरीफाई करोगे, ना ना ना। कहेगा फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन को कैसे वेरीफाई करोगे, मुझे वो बता दो। कहेगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ फिक्स एसेट डिस्पोज किए, उनको कैसे वेरीफाई करोगे, वो बता दो। और जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि अगर कुछ एसेट्स रीवैल्यूड अमाउंट पे शो हो रहे हैं तो बताइए आप उन रीवैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बता दो। ठीक, यानी चैप्टर 10 में से या तो रिप्रोडक्शन या केस स्टडी, ज्यादा चांस किसका है, केस स्टडी का। अगर रिप्रोडक्शन पूछता है तो फिर आगे दो टाइप्स, या तो पूरे का पूरा एरिया पूछ लेगा या स्पेसिफिक पार्ट पूछ लेगा। डाटा से पूरा नहीं पूछेगा, सिर्फ कहेगा प्रीवियस फॉर बैड बता दो। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट। ये रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आ जाए केस स्टडीज। केस स्टडी में उसके पास दो ऑप्शंस हैं। केस स्टडी में करेगा, केस स्टडी का मतलब क्या है कि वो आपको कहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ड्यूरिंग द ईयर इसने कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किए, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको कैपिटलाइज किया, उनको कैपिटलाइज किया। वो है ना कौन सा स्टैंडर्ड है, 38 शायद, कैपिटलाइज किया, अभी इन प्रोसेस है, लेकिन फंड्स सारे खत्म हो गए, फंड्स सारे खत्म हो गए। अब आपसे कहेगा कि बताइए इस पे आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सिचुएशन में। यह है केस स्टडी स्टाइल। क्या है, केस स्टडी स्टाइल। इसमें भी आपने प्रोसीजर बताने हैं, लेकिन इसमें अहम चीज यह है कि आपने इनटेंजिबल के प्रोसीजर एज इट इज सारे नहीं छापने। केस स्टडी का असूल है आपने केस स्टडी को पढ़ना है, जिस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहा है उसी के प्रोसीजर लिखने हैं। ये सबसे अहम कंसेप्ट है जो केस स्टडी सॉल्व करते हुए आपने ध्यान में रखना है। जैसे ये जब उसने रिक्वायरमेंट में ये नहीं कहा बताओ इनटेंजिबल एसेट्स को कैसे वेरीफाई करोगे, उसने केस बता के रिक्वायरमेंट में कहता है व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इन दिस सिचुएशन। आपने खुद अंदाजा लगाना है सिचुएशन कौन सी है। अब जो फेल होने वाले स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स है ना, इनटेंजिबल के सारे प्रोसीजर छाप दो। वो कहता है नहीं, आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा। केस स्टडी में हमारा असूल होता है केस स्टडी के फैक्ट्स तक रहते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चन में आपको एक काम की इंफॉर्मेशन दो दी थी। एक काम की इंफॉर्मेशन ये दी थी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया गया है, तो आपने ये चेक करना था कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पूरा हुआ कि नहीं, रिस्क है कि क्राइटेरिया पूरा ना हुआ हो। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि फंड्स खत्म हो गए हैं, आपने बताना था कि कैसे वेरीफाई करेंगे अल्टरनेट फंड्स उस क्लाइंट के पास मौजूद है कि नहीं। अगर अल्टरनेट फंड्स मौजूद हैं तो फिर कैपिटलाइजेशन ठीक की, अगर अल्टरनेट फंड मौजूद नहीं है तो चूंकि क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो वो राइट ऑफ होने चाहिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट ने कुछ एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया है, रिक्वायरमेंट में व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इन दिस सिचुएशन। कौन से, क्या फिक्स एसेट्स के सारे प्रोसीजर बता देंगे? कौन से प्रोसीजर? सिर्फ रीवैल्यूएशन के। पहचान रहे हैं? वैल्यूएशन एक्सपर्ट को और वैल्यूएशन रिपोर्ट के गिर्द घूमेंगे। ठीक है, मैं आपको देखिए प्रोसीजर नहीं बता रहा, प्रोसीजर तो आप याद कर, वो तो मैं कुछ भी ना कहूं आपको को रीड कर लो, रीड कर लें और 90% प्रोसीजर आप समझ लेंगे। मैं काम किसके ऊपर कर रहा हूं इस लेक्चर में कि आप केस स्टडी को देख लें, पहचान लें कि पूछ क्या रहा है और हमने लिखना क्या है। एक क्वेश्चन में उसने क्या दिया कि कंपनी का डेप्रिसिएशन रेट 10% है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ फिक्स एसेट्स को डिस्पोज किया जिस पे कंपनी ने सिग्निफिकेंट लॉस रिकॉर्ड किया। बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सिचुएशन में। क्या फिक्स एसेट के सारे प्रोसीजर छाप दूं? डिस्पोजल के शाबाश, डिस्पोजल के और डेप्रिसिएशन के शाबाश। ठीक है,
और अगर कभी वो किसी ये बात भी ऐड कर दे कि ये डिस्पोज किया गया है डायरेक्टर को, तो फिर पहले वाले भी लिखने हैं, डेप्रिसिएशन का भी लिखने हैं, डिस्पोजल के भी लिखने हैं, रिलेटेड पार्टी का भी है, ये हम देखेंगे। और इसमें क्या रिलेटेड पार्टी में क्या डिस्क्लोज किया कि नहीं, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, आमदन बेसिस पर ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ठीक है। ये जनरल 2-3, क्योंकि स्पेसिफिकली उसने रिलेटेड पार्टी का टॉपिक नहीं पूछा, रिस्क असेसमेंट में उसने तो आप वो जनरल प्रोसीजर भी लिख सकते हैं जो आपके जहन में आ जाए रिलेटेड पार्टी के हवाले से, ठीक है भाई। बात समझ आ रही किस तरीके से अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने कहा कि इन्वेंट नहीं वो है थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक दो और पूछ लूं, वार्म अप एक्सरसाइज के लिए एक दो और पूछूं। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स इंक्रीज कर गए, रिस्क किसमें है कि डेटर से कलेक्शन, प्रोविजन फॉर बैड डेट में रिस्क है, यानी वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स में, ठीक है। पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, रिस्क किसमें, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स में। सॉरी नहीं दोबारा मेरी गलती दोबारा। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बढ़ गए हैं, रिस्क किसमें, वैल्यूएशन ऑफ डेटर। अब जब प्रोसीजर बताएंगे सारे के सारे डेटर्स के बता देंगे कि सिर्फ जो प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड है। शाबाश। अगले क्वेश्चन में उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स बहुत कम हो गए हैं, तो कौन सा रिस्क, कंप्लीटनेस ऑफ, तो पूरा बताएं ना, ऐसे ना सिर्फ ऐसा ना, कंप्लीटनेस ऑफ, क्या क्रेडिटर के सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताएंगे या सिर्फ वो जो कंप्लीटनेस से रिलेटेड है। अब सुनिए जरा, ये भी मेन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी, ये भी मेन क्वेश्चन से पहले आपको बता दूंगा, वार्म अप क्वेश्चन। पिछले साल, अच्छा टर्नओवर रेशियोज पता है आपको, टर्नओवर रेशियो क्या होती है पता है? अच्छा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या, डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360 या 365, वो आपकी मर्जी है जो बचे। टर्नओवर का मतलब टाइम, वो काउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग देखें हम ऑडिट में रेशियोज को यूज करते हैं, लेकिन किस लिए, एज एनालिटिकल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट के लिए। हमारा असल काम एज ऑडिटर, वो से सुनिएगा, एज ऑडिटर हमारा असल काम रेशियोज को कैलकुलेट करना नहीं है, रेशियो से रिस्क आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए ऑडिट में हमें कैलकुलेशन में उसने रिलैक्सेशन दे दी। उसने कहा कि जब आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो ना, अकाउंटिंग में शायद आप एवरेज फिगर यूज करते हो, ऑडिट में क्लोजिंग फिगर यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि असल मकसद हमारा रेशियोज कैलकुलेट करना नहीं, उस रेशियो की मदद से रिस्क असेस करना है। और आपको पता है रेशियोज, एक रिलैक्सेशन, दूसरी एक और बात उसने कर दी, उसने कहा रेशियोज अकाउंटिंग में आपने दो तरह से सीखी होंगी, एक टाइम्स में, एक डेज में। ऑडिट में हमेशा डेज में यूज करना, लो और जिंदगी आसान, क्या टाइम्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, डेज। अच्छा अब सुनिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर की कैलकुलेट की, वो थी 60 डेज। इस साल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की 100 डेज। पहले हेडिंग बना के दीजिए, मुझे हेडिंग बना के दीजिए, रिस्क क्या है, ना रिस्क में आपने दो चीजें लिखी तो सब कुछ लिख दिया, और ये दो नहीं लिखी तो कुछ भी नहीं लिखा। रिस्क में कौन सी दो, एक एरिया और एक असर्शन। रिस्क लिख लें, रिस्क इज इक्वल टू एरिया प्लस असर्शन। जिसने एरिया और असर्शन बता दी किसी रिस्क में, उसने सब कुछ आप सिर्फ ये दो लफ्ज लिख दे। जैसे इस केस में वैल्यूएशन, रिस्क क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन दो लफ्जों में सब कुछ बता दिया आपने। और अगर इसका लिखा देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री इज नॉट करेक्टली वैल्यूड, ये जनरल वर्ड है, इसके मार्क्स कम मिलेंगे, हालांकि लिखा ज्यादा है, क्योंकि ये पूरे टेक्निकली मीनिंग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। मेरी बात समझ आई? अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में मुझे बताइए, इन्वेंट्री के सारे प्रोसीजर बता दूं,
वैल्यूएशन, ये समझ रहे हैं रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में आपको केस की इंफॉर्मेशन देगा, आपने उसमें से खुद जज करना है एरिया कौन सा है और असर्शन को। जिसने ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली वो एक्सपर्ट है, केस स्टडी का एक्सपर्ट है। प्रोसीजर आप बता देंगे, जिस स्टूडेंट की थोड़ी सी भी जजमेंट, और मैंने पूरे सेशन में कोशिश की है रट्टा लगवाने की बजाय ना जजमेंट की बेस पे आपसे पूछूं प्रोसीजर। असल देखिए, एक होता है बड़ा रिस्क, जैसे होता है ना ऑडिट में रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल। दो तरह के गलतियां स्टूडेंट करते हैं, एक स्टूडेंट पास हो जाता है, एक फेल। जरा गलतियां गौर से सुनिएगा। पहली गलती, प्रोसीजर 6 लिखने थे, एग्जाम में बैठ के 4 लिखे, 2 जहन में नहीं आया, भूल गए, निकल गया। दूसरा, रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा, पूछा कुछ और था, लिखा कुछ और, लेकिन जो लिखा वो 100% ठीक लिखा। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट मेहनत करते हैं प्रोसीजर या पॉइंट्स को याद करने, पॉइंट्स पूरे हो जाएं, 6 लिखे, 6 के 6 याद कर लो, जब तक 6 नहीं याद होंगे आगे नहीं जाना मैंने। हालांकि परफेक्ट मेमोरी नहीं होती हमारी, एग्जामिनर को भी पता है। जिसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल आता है वो भी सारे के सारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स नहीं लिख के आता, ठीक है। और स्टूडेंट इसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर मेहनत ही नहीं करता है। हालांकि वो ज्यादा है। आप जब कभी फेल होंगे ना किसी भी सब्जेक्ट में, आप नोट कर लीजिएगा। इस वजह से इंशाल्लाह मेरा तजर्बा, जो मैं भी गलत हो या कोई दूसरे टीचर उससे डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, आप इस वजह से कभी फेल नहीं होंगे कि आपने प्रोसीजर या पॉइंट्स ज्यादा लिखे थे और आपको कम याद थे। आप हमेशा फेल होंगे इस वजह से कि कोई टॉपिक आपने पूरा छोड़ दिया और वो क्वेश्चन आ गया, या टॉपिक याद किया था, आता था, उसकी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ सके। ये तो सिलेक्टिव स्टडी ना करें और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह मेहनत करने वाला स्टूडेंट पास जरूर होगा, मेहनत करने वाला स्टूडेंट पास जरूर होगा। ये तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी और रिक्वायरमेंट को गौर से। तो मैं रिक्वायरमेंट के ऊपर मेहनत कर रहा हूं अभी के लेक्चर में, वरना मैं आते ही सारे फड़का देता। आप भी सोच रहे हो बाकी 20 मिनट रह गए, सर ने अभी शुरू ही नहीं किया। ये अहम नहीं है इतना। अच्छा आगे सुने, उसने कहा ड्यूरिंग अच्छा अब ना, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से यहां क्वेश्चन पूछेगा रिप्रोडक्शन का या केस स्टडी। रिप्रोडक्शन पूछेगा, 2 ऑप्शन उसके पास, क्या यहां पूरा एरिया पूछ ले या स्पेसिफिक पार्ट। ज्यादा चांस क्या, अगर रिप्रोडक्शन का पूछा तो स्पेसिफिक पार्ट पूछेगा। अब अगर केस स्टडी पूछता है, अगर वो, तो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, आपने उस इंफॉर्मेशन से खुद जज करना होगा एरिया कौन सा है असर्शन को। अब सुनिए, ड्यूरिंग क्लाइंट की मशीनरी थी, ड्यूरिंग द ईयर उस मशीनरी को आग लगी। एक मशीनरी को, सारे एसेट्स को नहीं, सारे एसेट्स को लग जाए अगर, ज्यादातर एसेट्स को, पूरी फैक्ट्री को, तो फिर हम एमसीक्यू मैटर की तरफ जाते हैं। एक एसेट को आग लगी जिससे उसकी 30% कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। बताइए आप इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? पहले बताइए एरिया कौन सा। अब प्रोसीजर पूछ रहा है, इफेक्ट ऑन रिवॉर्ड नहीं पूछ रहा। व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म? एरिया कौन सा? फिक्स है, शाबाश। असर्शन कौन सी? वैल्यूएशन। आपकी हेडिंग ये होगी वैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट। ये अगर आपके जहन में आ गया, केस स्टडी आधी सॉल्व हो गई। ये अल्फाज आ गए, क्या आपको पता हो? इसके भी नंबर है, ये 2 लफ्ज लिखने के नंबर है। इसको वो कहता है आइडेंटिफाई रिस्क। क्या कहता है? ये जो हेडिंग आपने लिखी ना 2 लफ्जों की, इसको क्या नाम देता है? आइडेंटिफाई। आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया पहले। अच्छा अब सुने, केस स्टडी पूछेगा तो या तो आपसे सोलो क्वेश्चन पूछेगा। सोलो मींस सिर्फ प्रोसीजर्स होंगे, या आपसे कॉम्बो क्वेश्चन पूछेगा। कॉम्बो क्वेश्चन का मतलब क्या है? प्रोसीजर के साथ कोई दूसरा चैप्टर भी मिला देगा। जैसे पार्ट ए में उसने कहा बताओ इन सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। पार्ट बी में कहेगा इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी बताओ, तो हम इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे। अगर तो क्लाइंट ने इंपेयरमेंट लॉस ठीक रिकॉर्ड कर लिया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिट मैटर, की ऑडिट। और अगर क्लाइंट ने इंपेयरमेंट लॉस ठीक रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है मटीरियलिटी की कैलकुलेशन के बाद, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। ये बात समझ आई? और बेसिस में वो बता देंगे। क्लियर हुआ? तो या तो सोलो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ प्रोसीजर का, या प्रोसीजर के साथ किसी चीज को मिला दे। किसको मिला सकता है? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट को। और किसको? की ऑडिट मैटर को। याद है की ऑडिट मैटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग में प्रोसीजर आते थे कि नहीं आते? तो आपसे कहेगा इसका की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट कर दो।
तो बेसिकली की ऑडिट मैटर भी प्रोसीजर्स ही हैं, क्योंकि आपको पता है की ऑडिट मैटर में हम 3 चीजें लिखते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो जो व्हाट व्हाई है वो है आइडेंटिफाई किया रिस्क को, हाउ प्रोसीजर बताया। ठीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को रिपोर्ट के साथ भी लिंक कर सकता है, की ऑडिट मैटर के साथ भी लिंक कर सकता है, और रिस्क के साथ भी लिंक कर सकता है। किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देके कहता है मुझे प्रोसीजर बताओ, किसी क्वेश्चन में कहता है रिस्क भी आइडेंटिफाई करो, प्रोसीजर भी बताओ, रिस्क भी आइडेंटिफाई करो, प्रोसीजर भी बताओ। तो वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इनको सॉल्व, जैसे मैंने अभी आपसे कहा पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो गए, आपने पहले रिस्क बताया, क्या, देयर इज रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस, और फिर प्रोसीजर बताएंगे। जो प्रोसीजर कौन से होंगे, कंप्लीटनेस, क्रेडिटर के अंदर कंप्लीटनेस के। क्लियर, पहले एरिया डिसाइड कर लेना है, फिर उसके बाद असर्शन। आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये वो मेन क्वेश्चन है, ये अगर आपने सही बता दिया इसका मतलब है जो चीज समझाना चाह रहा था आज मैं आपको वो आपने समझ ली। अच्छा, पहले एक मैं आपको बता दूं, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स ज्यादा है। रिस्क बताइए क्या है, रिस्क क्या है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, आधे नंबर, अकरेंस ऑफ सेल्स, असर्शन की लैंग्वेज यूज करें, अकरेंस ऑफ सेल्स पूरे नंबर, शाबाश। अब आप बताइए क्या सेल्स में सारे प्रोसीजर बता देंगे आप, सिर्फ अकरेंस के? ये है रिस्क एट असर्शन लेवल का मतलब, और प्रोसीजर एट असर्शन लेवल का मतलब। अच्छा मुझे बताइए, क्लाइंट खुद से प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की तो कोशिश करेगा, अंडरस्टेट करने की कोशिश करेगा, अंडरस्टेट क्यों करेगा? अगर आपने टैक्स पढ़ा होता ना, आपको पता होता कि जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं टैक्स वाले, वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, वो काउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं करते। तो नॉर्मली सेल्स में ओवर का रिस्क तो होता है, अंडरस्टेटमेंट का रिस्क नॉर्मली, कोई गलती हो जाए हो भी सकता है लेकिन नॉर्मली। अब सुनिए आखिरी पॉइंट, जो ना सिर्फ कैफ पे पूछ रहा है रिसेंटली, सी फैप पे भी बार बार पूछता है, ये पॉइंट रिस्क सुनिएगा। हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, पिछले साल के निस्बत इस साल सेल्स की अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है सेल्स। रिस्क बताइए। हाँ शाबाश, रिस्क क्या है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। अच्छा, इसमें स्टूडेंट कहते हैं अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स, वो कहते हैं नहीं ये भी थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि क्लाइंट खुद से सेल्स को अंडरस्टेटमेंट नॉर्मली नहीं करता। इसमें रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही आपकी, तो एक रिस्क है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एक दूसरा रिस्क भी है एसेट्स भी इंपेयर हो गए, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी है, क्योंकि जो फिक्स एसेट ये इन्वेंट्री बना रहे हैं जो नहीं बिक रही वो भी तो इंपेयर हो गए, वो भी तब हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे, लॉस वाले हो गए, लॉस मेकिंग हो गए। बात समझ आ रही? तो इन शॉर्ट आपको एक्सपेक्टेड है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में से, और आपने केस की इंफॉर्मेशन पढ़ के अंदाजा लगाना है एरिया कौन सा है, असर्शन। जिसका ये सही अंदाजा लग गया आधा क्वेश्चन उसका पार है, बाकी सिर्फ उसका मेमोरी का टेस्ट रह जाता है कि उसने प्रोसीजर कौन से चाहा। क्लियर? अच्छा अब देखते हैं फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर। फिक्स एसेट्स का एरिया अगर आप देखें ना, फिक्स एसेट शेड्यूल आपने कभी देखा है? कभी बनाया है? खुदा का, अब आप फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना सिखाऊं आपको? नहीं, कभी नहीं बनाया फिक्स एसेट शेड्यूल। अच्छा इतने हैरान होके ना मुझे देखें, नोट्स टू द अकाउंट्स वाला, उसे क्या नाम देते थे? और नोट्स टू द फाइनेंशियल में तो 10,000 होते हैं। फिक्स एसेट शेड्यूल नहीं उसे कहते, शेड्यूल ही कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं, डिस्क्लोजर भी, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू फिक्स एसेट कहते होंगे। तो फिक्स एसेट उसके ऊपर हेडिंग क्या आती है खुदा को? दुनिया की किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लें और फिक्स एसेट शेड्यूल ही लिखा होगा, परेशान कर देते हैं। कैसा होता है, कैसा होता है फिक्स एसेट शेड्यूल? अब जगह नहीं है कहाँ बताऊं, ये इरेज कर, ये आप नोट कर लें असाइनमेंट। ऐसा इधर बना, इधर नहीं बनना, चले इधर 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 बना। इधर है कैटेगरी, कैटेगरी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, है ना? कैटेगरी
ये इधर आता है कॉस्ट, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में होता है ओपनिंग, परचेज, डिस्पोजल, क्लोजिंग। क्या और फॉर्मेट आज चेंज होता है वो शायद और क्या फर्क पड़ता है, कैटेगरी ऊपर आ जाए और उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल, और ये एंड पे आ जाता है नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। और यहाँ पे फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, ये फिक्स है। मेरा पहला विजुअलाइज कर लिया होगा आपने, ये मेरा पहला, अगर हम फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, इस सारे शेड्यूल को वेरीफाई कर लें, तो क्या फिक्स एसेट वेरीफाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। एग्रीड? अच्छा, इसमें ओपनिंग कॉस्ट है, क्या इसको वेरीफाई करने की जरूरत है? ओपनिंग कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को? हाँ, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना कैफ 8 के सिलेबस में नहीं। ड्यूरिंग द ईयर जो फिक्स एसेट परचेज हुए हैं, क्या इनको वेरीफाई करना है? हमने करना है। ये देखें, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में एडिशंस को कैसे वेरीफाई करना है, ये प्रोसीजर है। क्लियर? अब आप टिक करते जाइएगा साथ साथ। क्या डिस्पोजल को वेरीफाई करना चाहिए? करना चाहिए। डिस्पोजल को वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसीजर। क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करना चाहिए, फिक्स एसेट के क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करना चाहिए, ये प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने फिक्स एसेट को वेरीफाई करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है, हमें ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हुए हैं फिक्स एसेट उनको भी वेरीफाई करना है, हमें ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्पोज हुए हैं उनको भी वेरीफाई करना है। ठीक है? अच्छा, अब आ जाए डेप्रिसिएशन की तरफ। ओपनिंग डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसको वेरीफाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। डेप्रिसिएशन कहां है? ये डेप्रिसिएशन वेरीफाई, इसके प्रोसीजर ये है। फिर इसके बाद डिस्पोजल, तो डिस्पोजल में वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजल में कॉस्ट भी जाती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। क्लोजिंग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ये इसी का एडलेस होता है। चूंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको लैदा से क्लोजिंग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वेरीफाई नहीं करते। और नेट बुक वैल्यू, ये भी डिफरेंस है क्लोजिंग कॉस्ट और क्लोजिंग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब फिक्स एसेट वेरीफाई करने के लिए आप जाएंगे किसी क्लाइंट पे, आप एडिशंस को वेरीफाई करेंगे, डिस्पोजल को करेंगे, डेप्रिसिएशन को करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को करेंगे। ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या आपको फिक्स एसेट की असर्शंस याद होना जरूरी है? असर्शन याद होना जरूरी है, बिल्कुल। कौन कौन सी असर्शन होती है फिक्स? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, एलोकेशन, राइट्स ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। क्लियर? अच्छा, ज्यादातर क्लाइंट्स में फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन ऐसे हो जाएगी, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपने एसेट्स को रीवैल्यू करवाते हैं, या आपने शायद काउंटिंग में भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो अपने फिक्स एसेट्स की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में देखिए, अगर तो क्वेश्चन में ना बताए तो आपने अज्यूम करना है कि कोई रीवैल्यूएशन और सेल्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि क्लाइंट ने फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, अपना हेड ऑफिस खुद बनाया है, बताइए इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? कौन से प्रोसीजर पूछ रहा है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स के। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि या तो क्लाइंट ने एसेट्स रीवैल्यू करवाए हैं या उसने खुद से कुछ एसेट्स की कंस्ट्रक्शन की है, तो हमें फिर रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर भी पता होने चाहिए क्या परफॉर्म करने हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के प्रोसीजर भी पता होने चाहिए क्या करने हैं। यानी इन शॉर्ट फिक्स एसेट्स के एरिया में जो हमसे मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? या कहेगा क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कैसे करेंगे प्रोसीजर, वो बताओ। या कहेगा ड्यूरिंग द ईयर एडिशंस है, वो बताओ कैसे वेरीफाई करोगे। डिस्पोजल कैसे वेरीफाई करोगे, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। और आई कैप के एग्जाम में इस एरिया में से फिक्स एसेट में सबसे ज्यादा जो उसने क्वेश्चन टेस्ट किए हुए हैं
वो कौन से हैं? रीवैल्यूएशन के। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने घर जाके ये सारे प्रोसीजर रीड करने हैं और समझने हैं। जो समझ नहीं, याद नहीं अभी करना, क्योंकि मटेरियल ज्यादा है और चूंकि पहला एरिया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए याद करने को नहीं कर रहा। रीड करने हैं, समझने हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे नहीं करना आपने पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ बुलेट कीवर्ड लिख लें। क्या करें? सिर्फ कीवर्ड्स लिख ले। किसमें क्या? जैसे क्योंकि पूरा, हालांकि एग्जाम में पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, एग्जाम में पूरा सेंटेंस फॉर्म, लेकिन अभी आप या यूं कह लें कि अटेम्प्ट भी ना करें, सिर्फ पढ़ लें और जेल में इसका सोल्यूशन रीड, यही कर लेंगे ना, बस ठीक है, ओके। अच्छा, अब सुने एडिशन को कैसे वेरीफाई करना है? ड्यूरिंग एडिशन, इसका क्या मतलब है? ऑब्टेन लिस्ट, क्लाइंट से लिस्ट लीजिए ड्यूरिंग द ईयर, कितने फिक्स एसेट्स खरीदे गए हैं। एग्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एग्री करें, फिगर मैच होती कि नहीं, एक दफा क्लाइंट से हमने बैंक का बैलेंस था, क्लाइंट से हमने लिस्ट ली के सर बताइए आपका कितने बैंक अकाउंट्स में बैलेंस मौजूद है। उसने लिस्ट दी, हमने लिस्ट का टोटल किया और जो बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर बैंक था टोटल किया, वो मैच ही नहीं करता था, एग्री ही नहीं करता था। हमने कहा भाई हम ऑडिट तब तक शुरू ही नहीं कर सकते जब तक ये मैच ना होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कंप्लीट सही रिकॉर्ड है कि कोई आपका रिकॉर्ड आपस में मैच होगा तो हम उसकी चेकिंग शुरू करेंगे। जब हमें स्टार्ट में भाई अगर आपको ट्रायल बैलेंस क्लाइंट दे बैलेंस शीट और उसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा हो और आप कहेंगे पता नहीं किस वजह, ये ना हो हम वेरिफिकेशन कर ले सेल्स की, बाद में पता चले ये सारा सेल्स में था तो दोबारा ऑडिट करना पड़े। इसीलिए हमारा सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज को चेक करने से पहले, जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी एरिया में, वही होता है कि क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, मैच करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो क्लाइंट से पहले मैच कराएंगे कि सर बताइए इसमें लगता है कि 2-3 बैंक अकाउंट मिसिंग है, ये ना हम सारे प्रोसीजर पर काम कर ले, बाद में आप 2 नए अकाउंट्स लेके आ जाए, हमें दोबारा सारा एरिया खोलना पड़ जाए, सारे प्रोसीजर दोबारा करो। मतलब दोबारा सारे तो नहीं, लेकिन कम से कम वो एक जाहिर रूटीन में जो काम होता है वो टाइम कम लेता है, बाद में करें तो। इंस्पेक्ट करें, क्या इंस्पेक्ट करें? ऑथराइजेशन, किस चीज की ऑथराइजेशन? लॉ में पढ़ा है ना आपने, फिक्स्ड एसेट जब बाय करते हैं तो डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन होती है, अप्रूवल। सेल डीड से मुराद सेल इनवॉइस एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप वगैरह के लिए। सप्लायर इनवॉइस। अच्छा, आई कैप ने अपने एग्जामिनर कमेंट्स में एक मिस्टेक, दो कॉमन मिस्टेक बता रहा है, 2 सबसे ज्यादा जो बच्चे करते हैं। वो कहता है एक तो ये कि मैं प्रोसीजर एडिशन के पूछता हूं, स्टूडेंट डिस्पोजल के बता देते हैं, प्रोसीजर रेलिवेंट नहीं होते। और दूसरा, अगर प्रोसीजर रेलिवेंट होना तो जहां पे डॉक्यूमेंट्स का नाम आना चाहिए उस एरिया में जो डॉक्यूमेंट्स यूज, स्टूडेंट उनका नाम नहीं लिखते। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स का, जैसे आपने नोट किया यहां पे मैंने इंस्पेक्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट बताए कि डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन, यहां पे तो सिर्फ कीवर्ड लिखा है ना ऑथराइजेशन, जब आप रीडिंग करेंगे ना तो लिखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन, या लिखा होगा इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन टू, हाँ परचेज फिक्स ऑथराइजेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ एसेट्स की ऑथराइजेशन डायरेक्टर कुछ एसेट्स की लोअर स्टाफ भी देता है, जैसे मैनेजर अकाउंट हो सकता है दे दे, तो ऑथराइजेशन हमने चेक करनी। अच्छा, फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा, डिस्पोजल, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं डिस्पोजल में भी लिख सकते हैं फिजिकली वेरीफाई करें, वो कमेंट्स में कह रहा था, कहता डिस्पोज हो गया तब क्या जिसको बेचा है उसे जाके वेरीफाई करेंगे, डिस्पोजल में नहीं। समझ आया कैसे रेलिवेंट प्रोसीजर लिखने। चेक डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये डेट और इसमें जो डेट लिखी है ये मैच होनी चाहिए, ये मैच होनी चाहिए, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एसेट ये मैच होनी चाहिए। टेस्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कह रहा है? फिक्स एसेट्स को जो आपने एक्वायर किया है उसकी डेप्रिसिएशन चेक करें क्या सही कैलकुलेट हुई है क्या नहीं। जो फिक्स एसेट खरीदते हैं उसकी डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होनी चाहिए? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ऐसे होता है? ऐसे नहीं, जिस डेट से एसेट में क्लियर।
चलिए, अच्छा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक तो हमने ये सीखा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का सबसे अहम चीज, आज सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन ये चीज याद रखें क्या कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा? रिप्रोडक्शन का पूछ सकता है, केस स्टडी का पूछ सकता है। रिप्रोडक्शन में पूरे का पूरा भी एरिया, पार्ट भी, ज्यादातर चांस है पार्ट का। और केस स्टडी में हमें कोई इंफॉर्मेशन देगा और हमने खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एरिया और कौन सी असर्शन ये प्रोसीजर लिखना है। और कभी कभार पार्ट 2 में कोई दूसरा चैप्टर भी लिंक कर देगा। क्लियर? अच्छा, और आज घर जाके आपकी होम असाइनमेंट क्या है? हाँ जी, ये आपने सारी चीजें पढ़नी है। आपको शायद समझ नहीं आएंगी इसमें बहुत सी चीजें, मुझे अंदाजा है शायद 60% चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन 40% समझ आप ये कम से कम बात कर रहा हूं, वरना जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो जजमेंट है, वो 80% तक चीजें समझ लेंगे। आपने इसको पढ़ के जरूर आना है। कल इसकी एक एक प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। ये ना समझे कि आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको रीडिंग के लिए दिया है। कल इसको हम एक एक प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्लियर? और आज भी आपकी सेकंड प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। टाइम बताया ना, 1:15 बजे, 1:15 से 2:15, 1:15 से 2:15। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।